Welcome to our channel Touch the Sky Institute. Touch the Sky Institute. बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें और 100% लॉकडाउन को सफल बनावे, तभी हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। टच द स्काई इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे टाइप करें। ये चैनल पे जाने के बाद आप ये चैनल के जाने के बाद प्लेलिस्ट में हमारा हर वीडियो है, बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, उसको जाके जरूर देखें। और नए सब्सक्राइबर जो हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहले पहुंच जाए। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास तक हम लोग चर्चा किए हुए थे। इससे पिछले टॉपिक तक उस टॉपिक का नाम था गॉसेस लॉ, और उसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गॉसेस लॉ भी देखे थे। आज इस गॉसेस लॉ से रिलेटेड एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। अलग अलग एप्लीकेशन है, 4 से 5 एप्लीकेशन है, उसको हम लोग विस्तृत रूप से यहाँ पे देख रहे हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता भी होगा हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ये सब चीज क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, यानी गॉसेस लॉ जो हम पढ़े उसका एप्लीकेशन। हम लोग गॉसेस लॉ में पढ़े हुए थे क्या? क्लोज इंटरवल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे वो चार्ज रखेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, इसका एक डॉट प्रोडक्ट है। और गॉसियन सरफेस हमेशा हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे जहां पे थीटा, इसको जब तोड़ते हैं तो ऐसा कुछ लिखाता है ई ds cos थीटा इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट करने वाले हैं जहां पे थीटा हर जगह सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो, वैसा हम गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और गॉसेस लॉ की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला एप्लीकेशन है वो है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सबसे पहले हम लोग यहां पे इस लाइन को देखें। ये क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट, मतलब लॉन्ग मतलब लंबा, स्ट्रेट मींस सीधा, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से चार्ज वायर। यानी हम ये एक रॉड लेंगे और इस रॉड में हम Q चार्ज यहां से देंगे। ये चार्ज जो है अपने आप को यूनिफॉर्मली सजा लेता है। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब क्या है? एक चार्ज और दो चार्ज के बीच में जितना दूरी होगा उतना ही इस दोनों के बीच में, उतना ही इस दोनों के बीच में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक वर्ड देखिए, ये वर्ड इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली का मतलब क्या है? ये रॉड ना बहुत बड़ा है, ये रॉड बहुत बड़ा है। उस केस में हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या तो हम यहां निकालें या यहां निकालें या यहां निकालें, यहां निकालें, जहां निकालने का मतलब, तो इस रॉड के कारण निकालना है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये इनफाइनाइटली रॉड है। ये इनफाइनाइटली के लिए जो एक्सप्रेशन अभी आएगा, फाइनाइटली के लिए सेम एक्सप्रेशन नहीं होगा, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे निकालें, इस रॉड के कारण हम इस पॉइंट पे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, जो ये क्लास में आपको बहुत डिटेल से हम बताए हुए थे। हम यहाँ पे डायरेक्ट बना लेते हैं और डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहां से जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। जितना दूर ये है उतना ही दूर ये रहेगा, और ये गॉसियन सरफेस कैसा बना होगा? वो सिलेंड्रिकल। यहां से भी ऐसा ही। गॉसेस लॉ का यूज करके, गॉसेस लॉ क्लोज इंटरवल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसेस लॉ को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां निकालेंगे।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आने वाला है वो ऐसा है कुछ लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ आ गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा यहां पे, चाहे यहां पे वही होगा, यहां वही होगा, यहां वही होगा, यहां वही होगा। इस एक्सप्रेशन में हर टर्म को हम समझते हैं। ये लैम्डा क्या है? कल मैंने पढ़ाया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर एक रॉड हो और उस रॉड में अगर हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज अपने आप को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये लैम्डा वही है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बाबू। 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी फ्री स्पेस है, आर ये आर क्या है? आर कहां है? तो आंसर है आर इस चार्ज से ये दूरी जो है ये आर है, ये आर है, यानी कि ये सिलेंडर का जो ये रेडियस है ये आर है। यहीं पे हम निकाले हैं। यहां हम जानते हैं कि यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही होगा यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही इस आर डिस्टेंस पे होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस टर्म से हमको क्या जानकारी मिला? इस टर्म से हमको ये जानकारी मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी r जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी r अभी इतना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं 50, अगर इतना हो जाएगा तो 50 से कम, और आगे बढ़ेगा 50 इससे भी कम। यानी कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। इससे हमको यही कंक्लूजन मिलता है। समझ में आ गया? और तो ये हम लोग समझ गए। ये पहला एप्लीकेशन था बेटा। इसको चलिए आगे सेकेंड एप्लीकेशन में देखना है। हाँ तो बच्चों अब हम लोग इस टॉपिक के दूसरे एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है, वो क्या है वो समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट इसका मतलब क्या है? देखिए, प्लेन शीट रहेगा तो एक्सप्रेशन अलग आ जाएगा, सरफेस रहेगा तो एक्सप्रेशन अलग आ जाएगा। शीट मतलब बहुत पतला, थिन। ये आप देख सकते हैं, ये ना सरफेस है, क्योंकि अगर इस पे हम चार्ज देंगे तो यहां भी रहेगा और यहां भी रहेगा, तो इसके दो सरफेस हो गए, तो इसको हम लोग सरफेस के टर्म में लेंगे। और शीट का मतलब क्या हो गया? बहुत पतला, थिन, यानी उसका केवल एक ही सरफेस मतलब एक ही साइड होगा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन और इसके लिए एक्सप्रेशन, दोनों के लिए एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, ये बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक, इसलिए कंफ्यूज नहीं इसमें करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, सेकंड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम प्लेन शीट के लिए देख लें और उसी को 2 से गुना कर देंगे तो सरफेस के लिए, क्योंकि सरफेस में क्या होता है, इधर भी है और इधर भी है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। देखिए, हम फिर से वही काम करेंगे, डायग्राम बना के दिखा देंगे, एक्सप्रेशन लिख देंगे, क्योंकि ये क्लास में हम किए हुए हैं। देखिए, ये क्या है? तो कोई सीट है और इस सीट पे हम क्या किए? क्यू चार्ज दिए। कितना चार्ज दिए? क्यू चार्ज दिए। और इसका एरिया कितना है? ए है। ठीक है, इससे जो एक्सप्रेशन आएगा, इसका जो डेरिवेशन करने के बाद इसमें भी जो गॉसियन सरफेस बनता है वो कैसा बनता है? सिलिंड्रिकल बनता है, जो इसको पंक्चर करके इधर भी जाता है, दोनों साइड पंक्चर करके ये जाता है। ठीक है, ठीक है बाबू। तो हमको इस सीट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस एक्सप्रेशन में आप देखिए, ये सिग्मा क्या है? हम जानते हैं
कि अगर किसी भी सीट पे या सरफेस पे चार्ज दिया जाएगा तो वो उसके एरिया में आता है, वॉल्यूम में नहीं आता है। किस में आता है? एरिया में। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या इसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है। अच्छा, इस डेरिवेशन से हमको कंक्लूजन क्या निकला, यानी इस एक्सप्रेशन से हमको क्या निष्कर्ष निकला? इस एक्सप्रेशन से हमको ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि आप यहां पे रहो या यहां पे रहो या यहां पे रहो, इस सीट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 30 आता है तो यहां पे भी कितना आएगा? 30 ही आएगा। 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 क्यों? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इसका मेन कंक्लूजन है। तो सभी सबका मेन कंक्लूजन ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। और हाँ, तो बच्चों अब हम अपने इस टॉपिक के तीसरे सब टॉपिक पे आएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक, इसके अंदर में 2 सब टॉपिक देख लिए। एक स्ट्रेट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस पे, वो देख लिए। उसका एक्सप्रेशन कितना आया था? E = λ/2πε0। उसके बाद एक इनफाइनाइट सीट के कारण हम लोग देख चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन कितना आया था? E = σ/2ε0। अगर वही सरफेस के लिए देगा तो E = σ/ε0। अब हम लोग तीसरे सब टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मेडिकल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव, आईटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव या बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। प्लीज कमेंट भी कीजिए, जिससे कि और प्रोत्साहन मिलेगा, पढ़ाने में और मजा आएगा। आप प्लीज कमेंट करें और वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें। सब्सक्राइब तो जरूर कर दें हमारे चैनल को, ठीक है बच्चों। तो आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड पे चलते हैं, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? गोलाकार। फुटबॉल समझ सकते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। उसके बाद ड्यूस बॉल, वो भी स्फेरिकल है। तो कुछ स्फेरिकल ऐसे होते हैं जिनके अंदर में मसाला भरा हुआ रहता है, जैसे टेनिस बॉल, जैसे ड्यूस बॉल, उसके अंदर में मसाला भरा हुआ होता है तो उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। और कुछ के अंदर में मसाला नहीं भरा रहता है तो उसको हम लोग होलो कहते हैं। होलो मींस खोखला, अंदर से खोखला होता है। तो स्फेरिकल, ठीक है, ये स्फेरिकल बना दिया। ये सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, ये हर तरह से बंद है, जैसे फुटबॉल होता है। अब ये सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब होता है कंडक्टिंग, यानी ये कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी कहने का मतलब क्या? अगर इसमें हम चार्ज देंगे, इसको होल करके इसमें हम चार्ज दिए, तो ये चार्ज सब यहां रहेगा, लेकिन ये चार्ज धीरे 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 आपस में एक दूसरे को रिपेल करके कहां आना चाहेगा? एकदम पिक पॉइंट पे। और ये कहां तक जाएगा रिपेल करके? तो आंसर है इसके सरफेस तक जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके सरफेस के बाहर ये चार्ज क्यों नहीं जा रहा है? यही सब चार्ज कहां आ रहा है? सरफेस पे। अब क्वेश्चन उठता है कि ये सरफेस से बाहर क्यों नहीं जा रहा है? तो आंसर है सरफेस से बाहर इसलिए नहीं जा रहा है बिकॉज यहां पे क्या है? एयर है, और एयर क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, ठीक है बच्चों। तो हम चार्ज दिए, ये चार्ज कहां आ रहा है? तो इस स्फेरिकल सेल के, इस कंडक्टिंग सेल के सरफेस पे आ रहा है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये सरफेस पे क्यों जाएगा? क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? सुचालक, यानी उसमें चलने का रास्ता है। तो ये चल चल के कहां पहुंच गए? यहां तक।
चल के और बाहर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज बाहर में क्या है? एयर है, और एयर क्या होता है? इंसुलेटेड होता है, इसलिए ये और बाहर नहीं जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि कोई भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, उसमें चार्ज को देंगे तो चार्ज कहां रहेगा? उस स्फेयर के वॉल्यूम में या सरफेस पे? तो आंसर है सरफेस पे। क्यों? व्हाई? बिकॉज चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकॉज इट रिपेल्स। ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, और चलने का रास्ता है तो ये चल के सरफेस पे आता है। ठीक है बच्चों, तो ये स्फेरिकल सेल समझ में आ गया। थिन मतलब पतला, यानी एक सरफेस होगा बस। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? यानी कि ये चार्ज के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। यूनिफॉर्मली का मतलब ये है। अब हमको इसके कारण क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का 3 कैटेगरी होगा। एक तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालेंगे, एक यहां निकालेंगे, और एक यहां निकालेंगे अंदर में। कौन मतलब? ये स्फीयर जो है, इस स्फीयर का रेडियस कितना है बाबू? कैपिटल आर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पहले यहां निकालते हैं, ये आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो केस 1, यहां केस 1 लिखेंगे, हम सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। केस 1, व्हेन r इज ग्रेटर देन r, यानी कि यहां निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो जितना चार्ज हम देंगे, क्यू चार्ज दिया ना, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? दूसरा केस 2, व्हेन r इक्वल टू r, यानी यहां पे सरफेस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब ये आता कहां से है? तो गॉसेस लॉ का यूज कर रहे हैं, तो गॉसेस लॉ के कॉन्सेप्ट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है बच्चों, अब केस 3, अब हमको कहां निकालना है? यहां निकालना है। यहां हो गया, यहां हो गया, अब यहां निकालना है। तो यहां पे हम गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आपको याद होगा गॉसेस लॉ में, अगर मान लेते हैं गॉसियन सरफेस मेरा ये है और चार्ज कहां है? बाहर में है, तो हम बताए हुए थे कि गॉसेस लॉ में वही चार्ज हम लेंगे जो इसके अंदर में होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर में होगा। तो अंदर में क्या है? चार्ज नहीं है, तो इसलिए केस 3 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 0। ये कब होगा? जब R इज ग्रेटर देन R, यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो मेन रिजल्ट क्या बना? इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब टॉपिक से रिलेटेड मेन रिजल्ट क्या बना? तो मेन रिजल्ट बना कि किसी भी कंडक्टिंग सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बना। जैसे पहले आप इनफाइनाइट रॉड के लिए देखे हुए थे, तो उसका मेन रिजल्ट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। प्लेन शीट के लिए देखे हुए थे, तो उसमें मेन रिजल्ट क्या बना था बाबू? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। तीसरा पॉइंट, इसके लिए मेन रिजल्ट क्या बना? कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, एक स्टेप और, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ, क्योंकि यहां पे देखेंगे Q तो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यही R में बदल रहा है, और ये R तो कांस्टेंट है। तो ग्राफ हम किसके बीच में बनाते हैं? तो जो दो चीज बदल रहा होता है उसके बीच में। तो इस R के बदलने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? तो हम देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, जब हम यहां पे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा
और जैसे ही बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ हुआ। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो चीज इसमें ना समझ में आया आप प्लीज कमेंट करें। ठीक है बच्चों, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ये मैंने क्विक रिवीजन करवाया है क्लास में, इसको बहुत डिटेल्ड में मैंने बताया था। इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्लास की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग फोर्थ सब टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर, इस टॉपिक के। ये जो एक्चुअली दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव भी, आईआईटी मेडिकल के पर्सपेक्टिव भी। बहुत अच्छे से समझिए। और इसका कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो गॉसेस लॉ, उसी का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो है क्या, पहले इसको समझते हैं। तो पहले हम एक स्फीयर देखेंगे। स्फीयर, ये स्फीयर कैसा होना चाहिए, गोला कैसा होना चाहिए, तो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। इससे पहले वाला गोला हम कैसा देखे थे, कंडक्टिंग देखे थे। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग गोला में क्या अंतर है बाबू, तो कंडक्टिंग गोला रहेगा तो अगर उसमें चार्ज हम देंगे तो वो चार्ज चल के कहां पे आएगा, सरफेस पे आएगा। क्योंकि कंडक्टिंग क्या होता है, सुचाल, चलने का उसमें रास्ता है। लेकिन ये गोला कैसा है बाबू, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये कुचालक है, इसमें चलने का रास्ता नहीं है। यानी कि अगर इसमें हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज चल के क्या सरफेस पे आएगा, आंसर है नहीं आएगा। तो कहां रहेगा, तो आंसर है ये इसके अंदर में ही रहेगा। समझ में आ गया, ये कहां रहेगा, अंदर में रहेगा। समझिए, कहां रहा, अंदर में रहा। ठीक है बाबू, कितना चार्ज दिए इसके अंदर में, हम क्यू चार्ज दिए। ठीक है, अब सॉलिड समझ में आ गया, सॉलिड है, और इसके कारण हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस बॉडी के कारण, इस सॉलिड बॉडी के कारण, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हमको क्या निकालना है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है, तो आंसर है वही चीज, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर। समझ में आ गया, तो देखते हैं। 3 पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। सबसे पहला हम लोग ले लें कि इस स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। पहले हमको ए पॉइंट पे निकालना है, तो यहां लिख लीजिए एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड किससे निकलेगा, गॉसेस लॉ से। कितना होगा, तो ये गॉसियन सरफेस है, इसके कारण यहां पे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0 r स्क्वायर। ये r कौन सा है, तो सेंटर से यहां तक का दूरी है। समझ में आ गया। अब एट पॉइंट बी, अब कहां देखेंगे बाबू, पॉइंट बी पे देखेंगे। पॉइंट बी का मतलब क्या हो गया, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फिर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q दिए चार्ज बाई 4πε0। ये R अब कितना हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, R स्क्वायर। समझ में आ गया। अब केस 3 एट पॉइंट सी मान लेते हैं यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बना दिए, ये गॉसियन सरफेस बना दिया। कैसा है गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल है। समझ में आ गया। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, गॉसेस लॉ लगाएंगे। तो ये डेरिवेशन हम क्लास में नहीं किए हुए थे, इसलिए हम ये डेरिवेशन यहां पे कर लेते हैं, देख लेते हैं। सी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सी पॉइंट पे यहां पे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले आप गॉसियन सरफेस बना दें। और ये गॉसियन सरफेस कैसा बना बाबू, स्फेरिकल बना।
अब यहां पे क्या लगा दे, हम गॉसेस लॉ लगा दे। तो गॉसेस लॉ क्या है बाबू? गॉसेस लॉ है क्लोज इंटरवल वेक्टर ई डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ई ds cos थीटा इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, यहां से हर जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यहां जितना होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। तो यहां से हर जगह का आर क्या है बाबू, सेम है ना, इसलिए यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां, उतना ही यहां। अब यहां कितना होगा वही तो निकालना है, यहां कितना होगा वही तो निकालना है। तो E क्या है, कांस्टेंट, सिमेट्री मिल रहा है, हर जगह E सेम मिल रहा है ना, तो E बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ds क्लोज इंटरवल cos थीटा, तो cos 0 डिग्री, क्यों 0? क्योंकि ये थीटा किसके बीच का एंगल है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आंसर है सीधा होगा। और इससे एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बाबू, 0 डिग्री। उसमें भी यही केस, उसमें भी यही केस, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू, अब यहां पे आएंगे क्यू इन पे चर्चा करेंगे। क्यू इन का मतलब क्या है, जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस में है, ध्यान देंगे, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में जितना चार्ज है वो होगा क्यू इन। तो किसी बच्चे ने मेरे से बोला कि सर क्यू चार्ज में है, मैं बोला नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्यू चार्ज ये पूरा लेना है, हमको तो बस इतना बे लेना है ना, इसके अंदर में कितना चार्ज है वो क्यू इन निकालना है। तो उसके लिए समझिए बात को, यहां थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा वॉल्यूम कितना है, तो हम जानते हैं कि एक गोला का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम बोल सकते हैं 4/3 पाई, रेडियस कितना है, कैपिटल आर है ना, आर क्यूब में क्यू कितना चार्ज है, क्यू चार्ज दिए हम, यानी इतने बड़े वॉल्यूम में कितना चार्ज दिए, क्यू। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा बाबू, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है? तो हमको कितना वॉल्यूम में देखना है, तो हमको इतना ही वॉल्यूम में देखना है। और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो हमको कितना में देखना है, 4/3 पाई आर क्यूब में देखना है, इतना ही वॉल्यूम में देखना है। तो इसमें कितना होगा बाबू, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब गुने 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो कितना हुआ, क्यू आर क्यूब बट्टा आर क्यूब। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो हम बोलेंगे इतना है, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ये स्मॉल आर क्या है, तो आंसर है ये स्मॉल आर ये है, और कैपिटल आर कौन है, तो आंसर है ये है। समझ में आ गया? तो ये क्या है, तो चार्ज ये जो अंदर में है, तो इसके अंदर में कितना चार्ज है, क्यू स्मॉल आर क्यू बट्टा कैपिटल आर क्यू। ई cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो क्लोज इंटरवल ds इक्वल टू क्यू आर क्यू बट्टा आर क्यू। ई गुने ds का मतलब क्या, s का मतलब सरफेस एरिया, d का मतलब छोटा 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 सरफेस एरिया, यानी ये सरफेस एरिया, ये सब मिलके क्या बनेगा, तो ये स्फीयर है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सा आर, तो जो गॉसियन सरफेस का आर होगा इसी का ना सरफेस एरिया लेना है, तो स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर क्यू बट्टा आर क्यू। ये आर स्क्वायर से ये कटा, तो ई बराबर कितना हुआ बाबू, क्यू आर बाई 4 पाई आर क्यू।
समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा सा हम ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ देख लेते हैं। समझिए बात को। इससे जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा? यहां ठीक है, आ रहा है? देखिए पहले तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? तो ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्यू तो कांस्टेंट है ना, ये स्मॉल आर कभी ये था, कभी ये था, कभी ये है, तो इसलिए आर बदल रहा है। 4 पाई कांस्टेंट है, ये आर तो हम स्फीयर का रेडियस फिक्स कर चुके हैं ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच में ग्राफ बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू ये ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना है। तो देखिए, तो यहां पे आर भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, ऑरिजिन है ना, तो इसका मतलब आर यहां पे 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा? 0 होगा। जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? तो हम देख लेते हैं, अंदर वाला एक्सप्रेशन ये है, तो यहां से क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यहां पे आर 0, ऑरिजिन पे सेंटर पे आर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब आर 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 20, अब आर 4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 30, अब आर 5 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। और यहां पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते, यहां से बढ़ते 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 यहां पे सबसे ज्यादा होगा, तो यानी कि यहां पे ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है बाबू, ये पॉइंट कौन सा है? R इक्वल टू R, यानी कि सरफेस ये वाला। अब यहां से यहां जाएंगे तो देखिए ये वाला एक्सप्रेशन है, सॉरी ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी ऐसे होगा। समझ में आ गया? ये इसका ग्राफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ, तो बच्चों ये जो क्विक रिवीजन था फर्स्ट चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बाकी जो हमारा लेक्चर बनेगा वो इलेक्ट्रोस्टैट 2 का बनेगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीकी से देखिएगा, हर चीज समझाने का उसमें भी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, और प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, समझे? और हम अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे या ना लगे तब भी आप कमेंट कीजिए, इससे पता चलेगा। अगर नहीं अच्छा बना होगा तो फिर और मेहनत करेंगे बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।